Hello, this is me, Dr. Deepa Rawat, and this is another session of आंसर राइटिंग। पिछला जो सेशन था उसमें मैंने रफली एक आइडिया बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाना चाहिए, बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जो 5 मार्क का क्वेश्चन या 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एसेसरी सर्कमस्टांसेस पे। ये सूर्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में से मैंने क्वेश्चन उठाया है, वहाँ के क्वेश्चन पेपर में ये आया था। और इसके थ्रू मैं ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे फॉर्म करना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको, क्योंकि चीज़ें सब कुछ पता होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कुछ वो नहीं है, हमारे पास स्टफ़ नहीं है लिखने के लिए, हमें आइडिया नहीं है कि क्या लिखना है। हमें पता है कि क्या लिखना है, पर उसको कैसे लिखना है टू गेट द बेस्ट और गुड मार्क्स। ऑर्गेनिक में एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि वर्ड बहुत छोटा सा होता है और उसके फिर हमें पता है कि एक डेफिनेशन में, एक लाइन में, 2 लाइन में हम इसका आंसर लिख सकते हैं, बट एक 5 मार्क का आंसर लिखना है, 10 मार्क का आंसर लिखना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने एसेसरी सर्कमस्टांसेस के, उसी को ही प्रेजेंट कर रही हूँ और उसी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आपको आंसर है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, या इसी तरीके के और क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लिखना है। मैं जितने मेरे को क्वेश्चन पेपर्स मिलते जाएंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो ये मुझे एक छोटा टॉपिक भी लगा, और ये अभी के लिए कि स्टार्टिंग करने के लिए इस सीरीज़ का तो ये बेस्ट है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले मैंने क्या करा है, एसेसरी सर्कमस्टांसेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है कि डेफिनेशन में क्या है। तो डेफिनेशन में मैंने लिख दिया, इन केसेस ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस देयर इज सम फंडामेंटल कॉजेज बिहाइंड इट, but in addition to that there are some other factors also contributing either to the development of the disease or the maintenance of disease। हमें पता है अब एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्रॉनिक में नहीं, एक्यूट डिजीज़ में नहीं मिलेंगे, ये क्रॉनिक डिजीज़ के ही कंडीशन है, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाता है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है और उसका कुछ फंडामेंटल कॉज तो है ही, लेकिन उसके एडिशन में भी उसके और भी चीज़ें हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसके डेवलपमेंट के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए, उनको हम कहते हैं एसेसरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कोई बंदा है, उसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो या तो उसकी हाइजीन से रिलेटेड हो सकता है, मोड ऑफ लिविंग से रिलेटेड हो सकता है, हैबिट से रिलेटेड हो सकता है कि भाई वो यूरिन रोक के रखता है, वो बार बार यूरिन नहीं जाता या कहीं और बाहर यूज़ नहीं करता। हाइजीन से रिलेटेड मतलब पर्टिकुलर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करता। मोड ऑफ लिविंग यानी पानी कम पीता है, ये भी हो सकता है। और सेक्शुअल फंक्शन से रिलेटेड भी कई बार यूटीआई हो सकता है कि वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व हो, फिर भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही करने की कोशिश करो, इसी फॉर्मेट को फॉलो करने की आप कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन आए ना तो पहले तो उसकी डेफिनेशन, फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बन सकते हैं तो वो, उसके बाद वहाँ सोर्स कहाँ से आया ये। डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म 5 में, 94 में, 208 में और फुटनोट 81 में इसकी बात करी है, ठीक है। तो इतना आप बता दोगे, ये तो पता ही रहता है एसेसरी सर्कमस्टांसेस कहाँ कहाँ पे। और कुछ नहीं भी याद आ रहा है, 1-2 भी अफोरिज्म याद आ रहा है तो लिख दो। मुझे जैसे 5 और 94 पता था, 208 और 81 फुटनोट मेरे को नहीं पता था, तो मैं इतना भी लिख दूंगी तो भी मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। यानी एग्जामिनर को पता है कि आपने टॉपिक को पढ़ा है और आपको पता भी है कि ऑर्गन में कहाँ पे मेंशन है। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन बोला गया है, ये जो बात कही गई है, चाहे वो कोई सेंटेंस हो, चाहे वो कोई कोट हो, या फिर किसी के बारे में पूछे, जैसे एसेसरी सर्कमस्टांसेस, फिक्स्ड मायाज़म के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, इस तरह के, या एक्यूट मायाज़म के बारे में पूछ लेते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस हमको क्या है, तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस की क्या सिग्निफिकेंस है कि मान लो आप कोई क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको एंटी मायाज़मेटिक ट्रीटमेंट दे चुके हो, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो जब आप एसेसरी सर्कमस्टांसेस की तरफ देखोगे तब आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं मायाज़म के अलावा जो इसको डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है, मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोगों को कितनी भी दवाइयाँ आप दे दो, लेकिन वो फिर भी उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस हैं, इंटरमिटेंट फीवर डेवलप होने के चांसेस हैं। उनको फिर से एक सोरिक जो मायाज़म है वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में जिस एरिया में वो रह रहे हैं, मार्शी डिस्ट्रिक्ट, उससे भी वो फैक्टर भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है उनके डिजीज़ को रखने में या मेंटेन करने में, ठीक है। तो एसेसरी सर्कमस्टांसेस से हम डिजीज़ के जो है
उसको और ज़्यादा इफेक्टिव क्योर दे सकते हैं। ठीक है, हमें माइजम ट्रीट करने के अलावा भी अगर हम इन फैक्टर्स पे ध्यान दें तो इनको ध्यान में रखते हुए भी हम एक पेशेंट को एक तो बता सकते हैं कि भाई आपको करना क्या है। कि सिर्फ मेडिसिन देने से ही नहीं ना, उसकी जो ऑब्स्टेकल टू क्योर है उसको भी हमें हटाना है। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बीच में रास्ते में उसके क्योर के, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके बारे में जानते होंगे, जब हमें एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होगा। तभी आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे दो, लेकिन वो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है कि कोई पेशेंट है जिसकी जेनेटिक हिस्ट्री में है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है वो लंग कैंसर के, लेकिन फिर भी वो स्मोक कर रहा है, या फिर भी वो अल्कोहल ले रहा है, या फिर भी वो टबैको च्यू कर रहा है, या ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि और मान लो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, आप उसको एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट, किसी फैमिली के पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आप नहीं चाहते कि उसको डायबिटीज़ हो, लेकिन फिर भी शुगर खाया जा रहा है। तो ये कुछ मेंटेनिंग कॉजेज़ रहते हैं जो आज नहीं तो कल एक्साइट करेंगे डिजीज़ को, और जब वो डिजीज़ हो जाएगी तो उसको मेंटेन करने में भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। तो अगर आप सर्कमस्टांसेस के बारे में, एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में जान लोगे तो इन ऑब्स्टेकल टू क्योर को आप हटा सकते हो, और आपको और अच्छा फीड मिल जाएगा अपना रेमेडी के रिएक्शन का या उसको एक्ट करने का, और पेशेंट के ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है, जब हम एसेसरी सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम एक प्रॉपर फंडामेंटल कॉज को फाइंड कर सकते हैं अपने डिजीज़ के, और वही हमें ट्रीटमेंट को गाइड कर सकती है। मान लो कोई पेशेंट है, उसको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, या उसको कोई स्ट्रेस है, या उसको कोई पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, और उसको फिर बाद में स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएं, या उसको फिर बाद में लिवर रिलेटेड इशू हो जाएं, या उसको फिर बाद में डायबिटीज़ हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इसका जो एसेसरी सर्कमस्टांसेस है, मतलब ये किन कंडीशंस में, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या मेंटल हेल्थ है वो किस तरह से है, तो वहाँ पर जो है वो वाई निकल सकता है आपकी केस का, यानी वहाँ पे रीज़न फाइंड आउट आप कर सकते हो। इसी तरह से कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सोशल पर्सन है, गुड वैल्यूज़ का पर्सन है, लेकिन उसको साइकेट्रिक डिजीज़ डेवलप हो जाए, तो आप समझ सकते हो, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि क्या कॉज हो सकता है इसकी मेंटल डिजीज़ का। इसीलिए एसेसरी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम एसेसरी सर्कमस्टांसेस फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ केस टेकिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं, और डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म नंबर 5 में इसके बारे में बात करी है, जिसमें 7 पॉइंट्स के बारे में बताया है डॉक्टर हैनीमैन ने कि कैसे कैसे हम इनको किन पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए वाइल टेकिंग द केस एंड टू गेट द एसेसरी सर्कमस्टांसेस इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है पेशेंट का। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर देखेंगे कि इमोरल तो नहीं है, वो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका उससे सेक्शुअल डिजीज़ जो आ रही हैं वो उससे हो सकती हैं, या फिर कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ आ रही है तो भी उससे हो सकती है। उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, कुछ ऑक्यूपेशंस में भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे हमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो हो सकता है। मोड ऑफ लिविंग कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है उसको, लोअर बैक एक हो सकता है उसको। ठीक है, वेरिकोज वेन्स उसको हो सकते हैं, ये सब चीज़ें उसकी हो सकती हैं। उसकी हैबिट्स क्या क्या हैं, खाना खाने की हैबिट्स कैसी है, पुअर डाइट है, हेल्दी डाइट है, इससे भी पता चल जाएगा। सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस उसके कैसे हैं, इससे भी पता चल सकता है कि वो ये उसका मेंटल स्फेयर और उसका जो है आप एक जो उसका नेचर है वो स्टडी कर सकते हो, तो उसका माइंड सिम्टम्स मिलने में इससे हेल्प हो जाएगा। एज से भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं उसके, इससे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये 7 फैक्टर्स हैं डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म नंबर 5 में जिनके बारे में बात करी है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इसको भी अगर आप मेंशन कर दोगे, ये 7 फैक्टर्स भी मेंशन करोगे, तो दीज पॉइंट्स विल गिव यू मोर मार्क्स, एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको आंसर राइटिंग में। फिर लास्टली इसको कंक्लूड करना है, ईच ऑफ दीज फैक्टर्स कैन हैव अ रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, सिर्फ ये कर दो और इसका कंक्लूजन लिख दो कि भाई ये मैंने कंक्लूजन लिखा, आप और ज़्यादा बढ़ा के लिख सकते हो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इन 7 पॉइंट्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्ट करता है, ऑक्यूपेशन कैसे इफेक्ट करता है, एज कैसे इफेक्ट करता है, सेक्शुअल फंक्शन कैसे इफेक्ट करता है, इसको भी थोड़ा सा लिख दोगे तो वो एक पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और अच्छे से लास्ट में कंक्लूजन हमेशा लिखना है
कि आपका जो पूरा लिखा है इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल के आते हो। जैसे सिग्निफिकेंस आपने लिखा ना, उसी के थ्रू कंक्लूजन ये है कि ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस को अगर हम समझते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है केस टेकिंग में। दूसरा ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसका फंडामेंटल कॉज तक जाने की जो रास्ता पता चलता है, इससे फंडामेंटल कॉज तक हम जा सकते हैं, इसको ट्रीट करने में हेल्प होता है। इसीलिए हमें एसेसरी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये है कंक्लूजन, ठीक है। इसको आप अपने से बना के लिख सकते हो। सो दिस इज़ इट। ये 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन एसेसरी सर्कमस्टांसेस पे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे जो मेरे को लगेगा कि हाँ इस पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखवानी चाहिए तो मैं बताऊँगी। क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स का तो सब लिख लेते हैं, छोटे मार्क्स वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जो 20 मार्क्स से 10 मार्क्स के लेंदी क्वेश्चंस में होंगे उनको मैं बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।